हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट हिंदी पेडागोगी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको तो पता ही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और लगातार रिपीट होते रहते हैं, तो ये आपकी तैयारी को और इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक डैश के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। अब वह परीक्षण क्या है? ऑप्शन के माध्यम से आप बताइए। निदानात्मक परीक्षण, निपुणता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है, बताइए आप लोग। एक शिक्षक डैश के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। उस परीक्षण का नाम है निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कारणों को जानने का। तो कारण किस में जाना जाता है? निदानात्मक परीक्षण में। आप इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पहले बताना पड़ेगा ना कि आपको क्या हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि आप डॉक्टर के पास पहुँचे और आपको दवा मिल गई यानी आपका उपचार हो गया। नहीं, कारण को जानने के लिए तैयार किया गया परीक्षण होता है निदानात्मक परीक्षण। इसके बाद उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है, यानी पहले ये जाना जाता है कि कहाँ पर कमी है, उसी जगह उसका उपचार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है। अगला देखिए, एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं। कैसे? उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, बच्चे के माता पिता को यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है, माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि उसकी पढ़ाई में मदद करें, उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता। तो इसके लिए आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करेंगे? नहीं। बच्चे के माता पिता को यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है यह बताएंगे? नहीं, यह भी नहीं होगा। माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि वे उसकी पढ़ाई में मदद करें, ऐसा करेंगे? नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, डी वाला इसका सही आंसर है। अगला देखिए, अगला है अर्थक्रियात्मकता, जिसे हम प्रैग्मैटिक्स कहते हैं, की ओर संकेत करता है। यानी अर्थक्रियात्मकता किसकी ओर संकेत करता है? भाषा के सामाजिक नियम की ओर, विद्यालयी भाषा की नीति की ओर, विद्यालय की अनुदेशन भाषा की, शैक्षणिक भाषा की। अर्थक्रियात्मक किसकी ओर संकेत करता है, बताइए। विद्यालय की भाषा नीति की ओर? यह नहीं होगा। विद्यालय की अनुदेशन भाषा? यह भी नहीं होगा। शैक्षणिक भाषा? यह भी नहीं होगा। भाषा के सामाजिक नियम की ओर संकेत करता है। ध्यान रखिएगा, अर्थक्रियात्मकता यह जो है नोम चोम्स्की के अनुसार है। चोम्स्की के अनुसार भाषा के सामाजिक नियम ही अर्थक्रियात्मकता की ओर संकेत करते हैं। जैसे आप अपने पिताजी को यार बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, डांट पड़ेगी ना, मार भी पड़ जाएगी। तो यही है, यानी भाषा का एक तरीका होता है। आप अपने दोस्तों के साथ कैसे बात करेंगे और अपने घर परिवार वाले सदस्यों के साथ कैसे बात करेंगे, ये सब अलग अलग होता है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता?
ऑप्शन है व्याकरण, शब्द भंडार, काव्यात्मक उपकरण, कविता की अंतर वस्तु। कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता, तो इसका सही आंसर होगा व्याकरण का। कविता का जब आप आकलन करने लगेंगे तो उसमें व्याकरण उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। कविता के माध्यम से शब्द भंडार में वृद्धि होती है। कविता काव्यात्मक उपकरण के बारे में सब कुछ समझाता है। कविता की अंतर्वस्तु यानी कविता का शीर्षक, कविता कहना क्या चाह रही है, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखिए, द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से उसे विलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? ऑप्शन देखिए, एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव, बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी, सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था, उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था। द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी। इसका कारण क्या है? उसे सही आयु में भाषा परिवेश अच्छा नहीं मिला, यानी वह जंगल में रहता था तो इसलिए उसे भाषा परिवेश सही से नहीं मिल पाया। आपको पता है ना कि बालक के विकास में वातावरण कितना इम्पोर्टेंट है, तो वही यहाँ पर समझाया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाहपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है? प्रत्यक्ष पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, द्विभाषी पद्धति या श्रव्य भाषिक पद्धति? इसका सही आंसर होगा व्याकरण अनुवाद पद्धति। ऑप्शन बी सही है। कैसे? देखिए, मातृभाषा से पहले अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाहपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है। जैसे आपने अपनी मातृभाषा में जल सीखा है, तो आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इसे अनुवाद करके कैसे जल को वाटर पढ़ लेंगे ना, तो यही है व्याकरण अनुवाद पद्धति। ध्यान रखिएगा, अपने मातृभाषा में आपने जल सीखा है, तो जब आप इसे अलग भाषा यानी लक्ष्य भाषा में सीख रहे हैं तो वहाँ पर इसे अनुवाद करके पढ़ लेंगे, जिसका नाम होगा वाटर। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा क्षमता के बारे में सत्य नहीं है? यह सीखने वाले की संगतपूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। यह कागज पर अक्षर, अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है। यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। यह खराब वर्तनी, बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने से संबंधित है ना, तो यहाँ पर लिखने से संबंधित ऑप्शन कौन सा नहीं है? सी वाला। यह चिंतन से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। मोटर कौशल से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी सही है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में ही यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? बहुभाषा शिक्षण, परभाषा व्यवहार जिसे ट्रांसलैंग्वेजिंग कहते हैं, भाषार्जन या बहुभाषिक नीति? इसका सही आंसर होगा परभाषा व्यवहार, जिसे हम ट्रांसलैंग्वेजिंग कहते हैं। एक अध्यापक अंग्रेजी भाषा में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि जो भाषा उन्हें आती है उसी में कहानी सुनाए। तो शिक्षार्थियों ने सुना दिया अपनी मातृभाषा में
कहानी उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए। फिर कक्षा की सामान्य भाषा, यानी उसने अंग्रेजी में सुनाई थी तो अंग्रेजी में फिर यही कहानी सुनाए। तो यह क्या है, आप अपनी मातृभाषा से उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, तो यही है ट्रांसलैंग्वेजिंग, जिसे हिंदी में परभाषा व्यवहार कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन बड़ा क्वेश्चन देखकर डरिएगा नहीं, बड़ा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान रहता है। देखिए कैसे। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली 3 जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। जब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उसे दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को आप क्या कहेंगे? जब यहाँ पर कहानी सुनकर, यानी 2 लोग हैं, एक जैसे देखिए ए बी 2 लोग हैं, एक कहानी सुना रहा है, दूसरा कहानी लिख रहा है। तो यहाँ पर कहानी सुनकर लिखी जा रही है ना, तो पहली बात तो ये श्रुतलेख हो गया। 2 ऑप्शन काट दीजिए जिसमें श्रुतलेख नहीं है। अब ये कौन सा श्रुतलेख है? वाक्य श्रुतलेख? ऐसा कुछ नहीं है, पारस्परिक श्रुतलेख है, क्योंकि सभी एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इस तरह इसका ऑप्शन सेकंड सही है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं? संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, जिसे काल्प भी बोला जाता है, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, जिसे बिक्स बोलते हैं। तो आप इसे याद कैसे रखेंगे? बिक्स में क्या बेसिक आ रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ध्यान रखिएगा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इसका सही आंसर है चौथा वाला। बेसिक वाली जो भाषा होती है उसे हम दिन प्रतिदिन के लिए यूज़ करते हैं, आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा। और ये जो काल्प होता है यह उच्च लेवल की भाषा है। यहाँ पर लिखा भी गया है अकादमिक भाषा, तो इसे हम एकेडमिक लेवल पर यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्य एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? ऑप्शन देखिए, समालोचनात्मक भाषा विकास, उच्च स्तरीय भाषा कौशल, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला। विचारों से संबंधित है ना, तो वह अपने क्लास के बच्चों को साक्षरता कौशल सिखाने की चेष्टा कर रही है। अगला देखिए, विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान पैटर्न सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है? श्रव्य भाषिक विधि अपनाई गई है, संप्रेषणात्मक उपागम या कुल भौतिक प्रतिक्रिया या संरचनात्मक उपागम। इसमें क्या है? आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान सीखते हैं और वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं। तो पहले सुन रहे हैं ना, तभी तो दोहराएंगे। दोहराना हुआ बोलना, और जो आदर्श वाक्य हैं उन्हें सुन रहे हैं। तो ये है श्रव्य भाषिक विधि। इसका ऑप्शन 1 वाला सही है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा में कार्टून पुस्तकें, बहुत से चित्र वाली 10 पृष्ठीय छोटी छोटी पुस्तकें और समाचार पत्र रखे हैं।
जिन्हें शिक्षार्थी जब चाहें जब भी समय मिले पढ़ सकते हैं। यहाँ कक्षा में क्या करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, आजकल आप लोगों ने देखा है ना, प्राथमिक विद्यालयों में दीवारों पर जो चित्र बने होते हैं और तरह तरह के पोस्टर लगे होते हैं, वह यही है। इसे हम क्या कहते हैं? मुद्रित समृद्ध परिवेश। मुद्रित समृद्ध परिवेश। छोटे छोटे बच्चे चित्र के माध्यम से बहुत ज़्यादा सीखते हैं ना, इसलिए इस तरह का परिवेश सृजित किया जा रहा है। इसे प्रिंट रिच इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा का मतलब होता है शब्द भंडार को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है? यह विधि है व्याकरण अनुवाद विधि। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला देखिए, भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत हैं? बताइए। भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। पहली बात तो यहाँ पर भाषा अधिगम लिखा है। आपको पता है ना, एक प्रथम भाषा होती है और एक द्वितीय भाषा होती है। द्वितीय भाषा क्या होती है? भाषा अधिगम होती है। द्वितीय भाषा अधिगम होती है, प्रथम भाषा अर्जन होती है। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। प्रथम भाषा अर्जन होती है जिसे हम अपने परिवार में सीखते हैं, यानी जन्म के समय से सीखते हैं। तो ये कथन इस आधार पर क्या हुआ? गलत हुआ। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही होगा। हम इससे असहमत हैं। ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आपका 15 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सोनिया टीचिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।